नमस्कार। मैकेनिक्स के वीडियो लेक्चर की इस सीरीज़ की पिछली क्लास में हमने बात की थी रेफरेंस ऑफ फ्रेम के बारे में। वहाँ दो फ्रेम ऑफ रेफरेंस हमने डिस्कस किए थे, एक इनर्शियल फ्रेम एंड सेकंड नॉन इनर्शियल फ्रेम। यहाँ हम स्टार्ट करते हैं कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन। कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन, निर्देशांक रूपांतरण। निर्देशांक रूपांतरण और निर्देशांक रूपांतरण समीकरण कैसे डिफाइन करेंगे। मान लिया कोई घटना है, वो घटना एक निर्देश तंत्र में घटित हो रही है, तो उस निर्देश तंत्र में उसके कोई न कोई निर्देशांक होंगे। उसी घटना को अगर दूसरे निर्देश तंत्र में प्रेक्षित किया जाए तो उस घटना के दूसरे निर्देश तंत्र में भी निर्देशांक होंगे। तो ऐसे समीकरण जो एक निर्देश तंत्र में घटना घटित हो रही उसके निर्देशांकों को दूसरे निर्देश तंत्र में निर्देशांकों से संबंधित कर दे, उन समीकरणों को कहा जाता है निर्देशांक रूपांतरण समीकरण। यानी किसी एक घटना के एक निर्देश तंत्र से दूसरे निर्देश तंत्र में निर्देशांकों के मध्य संबंध बताने वाली समीकरण कहलाएगी रूपांतरण समीकरण, कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। ये दो टाइप की होंगी, एक समय एनाश्रित टाइम इंडिपेंडेंट और दूसरी होगी समय आश्रित टाइम इंडिपेंडेंट अनाश्रित और दूसरी हो जाएगी टाइम डिपेंडेंट। इनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं समय एनाश्रित। फर्स्ट, समय एनाश्रित टाइम इंडिपेंडेंट ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। टाइम इंडिपेंडेंट, यदि जिन दो निर्देश तंत्रों के मध्य आप रूपांतरण समीकरण ज्ञात करना चाह रहे हो, अगर उनके मध्य कोई सापेक्षिक गति नहीं होगी, कोई रिलेटिव मोशन नहीं हो रहा है, तो रूपांतरण समीकरण जो होगी उनको क्या कहा जाएगा, समय एनाश्रित। यानी सापेक्षिक गति नहीं होगी तो रूपांतरण समीकरण है वो समय के साथ परिवर्तित नहीं होगी, उनको क्या कहा जाएगा, समय एनाश्रित रूपांतरण समीकरण। अब इसके अलग अलग केस हम स्टडी करते हैं। केस फर्स्ट ये कंसिडर कर रहे हैं, इसमें फर्स्ट केस ए कंसिडर कर रहे हैं स्थानांतरित निर्देश तंत्रों के मध्य रूपांतरण समीकरण। स्थानांतरित निर्देश तंत्रों के मध्य रूपांतरण समीकरण, ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन बिटवीन डिस्प्लेस्ड फ्रेम ऑफ रेफरेंस। दो निर्देश तंत्र है वो स्थानांतरित है। देखो मान लिया एस एक निर्देश तंत्र है, कार्तीय निर्देश तंत्र, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ये जेड एक्सिस, ये एस निर्देश तंत्र है। यहाँ कोई प्रेक्षक रखा गया है, ओ बिंदु पर कोई प्रेक्षक स्थित है, ऑब्जर्वर। एक अन्य निर्देश तंत्र एस डैश इस टाइप से है, उसके एक्सिस एक्स डैश वाई डैश और जेड डैश ये एस डैश। इसमें ऑब्जर्वर ओ डैश पे स्थित है और ओ डैश का ओ के रेस्पेक्ट में पोजीशन वेक्टर आर नोट वेक्टर है। दो निर्देश तंत्र है, एस डैश का एस के ओ के रेस्पेक्ट में ओ डैश का पोजीशन वेक्टर आर नोट वेक्टर है, और ये जो आर नोट वेक्टर है वो फिक्स है, यानी टाइम की इनमें कोई रिलेटिव मोशन नहीं हो रही है। ये क्या रहेगा, आर नोट वेक्टर कांस्टेंट। अब मान लिया यहाँ कोई पॉइंट P है, उस P पॉइंट के एस निर्देश तंत्र में निर्देशांक एक्स वाई जेड होंगे और एस डैश में हो जाएंगे एक्स डैश वाई डैश और जेड डैश। तो एस निर्देश तंत्र वाले ओरिजिन के रेस्पेक्ट में मान लिया इसका पोजीशन वेक्टर मैंने मान लिया आर वेक्टर, और इसके रेस्पेक्ट में मैं मान लूँ आर डैश वेक्टर।
ठीक है। अब ये ट्राइंगल त्रिभुज ओ डैश पी में सदिश त्रिभुज नियम से, सदिश त्रिभुज नियम से, सदिश त्रिभुज नियम से क्या होगा, ओ डैश वेक्टर प्लस ओ डैश पी वेक्टर इज इक्वल टू ओ पी वेक्टर, यानी क्या हो जाएगा, आर नोट वेक्टर प्लस आर डैश वेक्टर इज इक्वल टू हो जाएगा आर वेक्टर, यानी यहाँ से आ जाएगा आर डैश इज इक्वल टू आर माइनस आर नोट। ये होगी इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। अब हम इस इक्वेशन फर्स्ट का टाइम के रेस्पेक्ट में अवकलन, अब समीकरण 1 का समय के सापेक्ष अवकलन करने पर, डिफरेंशिएशन करने पर क्या होगा, डी आर डैश बाई डी टी इज इक्वल टू डी आर बाई डी टी माइनस डी आर नोट बाई डी टी। हमने ये कहा था आर नोट कॉन्स्टेंट है, इसका मतलब डी आर नोट बाई डी टी तो क्या हो जाएगा 0, डी आर डैश बाई डी टी हो जाएगा वी डैश, और डी आर बाई डी टी को क्या लिख देंगे v, यानी वी डैश तो हो गया एस डैश निर्देश तंत्र में कण का वेग, और v हो गया एस निर्देश तंत्र में। ये हो गया समीकरण 2। अगेन डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू t, डी वी डैश बाई डी टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा डी वी बाई डी टी। वेग में परिवर्तन की दर, त्वरण डैश में है तो ए डैश हो गया, और v का है तो ये क्या हो गया a। तो इस प्रकार समीकरण 1, 2 और समीकरण 3 स्थानांतरित निर्देश तंत्रों के मध्य रूपांतरण समीकरण कहलाती है। ये समीकरण ये शो कर रही है कि दोनों निर्देश तंत्रों में वेग और त्वरण का मान तो क्या होगा सेम, जबकि जो स्थिति सदिश है उसका मान क्या होगा अलग है, ठीक है। अब ये पहला तो हो गया स्थानांतरित निर्देश तंत्रों में। अब दूसरी हम बात करते हैं, इसमें दूसरा केस बी कंसिडर कर लेते हैं। किसी निश्चित कोण पर झुके, निश्चित कोण पर झुके निर्देश तंत्रों के मध्य रूपांतरण समीकरण, दो निर्देश तंत्र है वो किसी निश्चित कोण पर झुके हुए हैं। मान लिया ऐसे एक निर्देश तंत्र है, इसके निर्देशांक अक्ष वाई जेड, ये निर्देश तंत्र है एस, इसका ओरिजिन है ओ। एक अन्य निर्देश तंत्र एस डैश इस प्रकार हैं कि इसकी अक्ष डैश और वाई डैश एक्सिस क्रमशः अक्ष और वाई के साथ थीटा कोण पर हैं, और जेड डैश अक्ष और जेड अक्ष संपातित है, ठीक है। ये एस डैश निर्देश तंत्र हो गया, सॉरी अक्ष डैश, ये वाई और ये वाई डैश, ये एस डैश निर्देश तंत्र हो गया। अक्ष डैश अक्ष के साथ थीटा पे, वाई डैश वाई के साथ थीटा पे, और जेड डैश क्या है परस्पर संपातित। अब मान लिया यहाँ कोई पॉइंट है P, इस P पॉइंट के एस निर्देश तंत्र में निर्देशांक हो जाएंगे अक्ष वाई जेड, और एस डैश में हो जाएंगे अक्ष डैश वाई डैश जेड डैश। अब इस P पॉइंट से मैं यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँ अक्ष वाई जेड के लिए, इसको नाम दे दूँ मैं A, इसको नाम दे दिया B। इसका मतलब OA है वो कौन से कोऑर्डिनेट अक्ष के बराबर, तो ये अक्ष हो गया और ये भी क्या हो गया अक्ष। ये वाई कोऑर्डिनेट तो ये वाई हो गया और ये भी क्या हो गया वाई, ठीक है। इसी प्रकार इससे इन पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं,
इन पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो एक परपेंडिकुलर यहाँ ड्रॉ होगा, एक परपेंडिकुलर यहाँ ड्रॉ होगा। तो ये एस डैश में है, इसको ए बी, इसको सी नाम दे दूँ, ये हो गया डी। तो इसके निर्देशांक ओ सी है वो किसके बराबर हो गया, अक्ष डैश के बराबर। ओ सी और डी पी ये दोनों ही क्या हो गए, अक्ष डैश। फिर ये वाला क्या हो गया, वाई डैश। तो इसके पैरेलल ये भी क्या हो गया, वाई डैश। अब यहाँ से मैं इन पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देता हूँ। ये परपेंडिकुलर है, ये भी परपेंडिकुलर है। इसको मैं ई नाम दे दूँ पॉइंट को, और इसको नाम दे दिया एफ। ठीक है, ये यहाँ लिख रहा हूँ ई, ये एफ हो गया। देखो ये थीटा है, ये 90 है, ये 90 माइनस थीटा, इसका मतलब ये वाला जो एंगल है वो भी क्या हो जाएगा, थीटा। अब हमें क्या करना है, यहाँ जो ट्राइंगल बन रहे हैं उनमें ज्योमेट्री लगाकर, ज्योमेट्री की हेल्प से हमें अक्स डैश, वाई डैश और जेड डैश का रिलेशन कैलकुलेट करना है, अक्स, वाई और जेड के फॉर्म में। सबसे पहले देखो मैं लिख रहा हूँ चित्र से, अक्स की वैल्यू किसके बराबर है। देखो अक्स हमने लिखा है वो किसके बराबर है, ओ ए बराबर ओ ए और क्या बराबर है, पी बी। वाई किसके बराबर है, वाई ये वाला है, तो वाई हो गया, वाई ये कोऑर्डिनेट हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर यहाँ से आपने ड्रॉ किया है तो ये हो गया पी ए, और ये क्या हो गया, ओ बी, ये वाई हो गया। अक्ष डैश क्या है, अक्ष डैश है देखो ये वाला, तो ये और ये बराबर है, मतलब अक्ष डैश किसके बराबर है, ओ सी और डी पी के बराबर। वाई डैश किसके बराबर है, वाई डैश ये है पी सी और किसके बराबर है, ओ डी के बराबर। अब देखो अक्ष डैश को कैसे लिखेंगे, अक्ष डैश हम ये कह रहे हैं कि वो ओ सी के बराबर है, ओ सी। ठीक है, ओ सी को क्या लिख दूँ, ओ ई प्लस ई सी हो जाएगा, ओ ई प्लस ई सी, ओ ई प्लस ई सी। ओ ई क्या होगा, देखो इस ट्राइंगल से, ये जो ट्राइंगल अपने पास है ओ ई ए से, ये थीटा के सामने की भुजा लंब हो जाएगी, ये कर्ण हो जाएगी, तो ये हो गया आधार ओ ई। तो यहाँ से अगर मैं ओ ई की वैल्यू लिखूं तो हो गया कोस थीटा। अगर मैं यहाँ से लिखूंगा तो कोस थीटा क्या हो जाएगा, आधार मतलब ओ ई बटे कर्ण क्या होगा, ओ ए, यानी ओ ई बटा ओ ए किसके बराबर हमने लिखा था, अक्ष के बराबर। यानी यहाँ से आपके पास क्या मिलेगा, ओ ई बराबर आ जाएगा अक्ष कोस थीटा। इसको मैं 1 नंबर दे दूँ, इसको 2 दे दिया। और ट्राइंगल अपने को ई सी भी चाहिए, तो देखो ई सी जो है वो किसके बराबर है, एफ ई के बराबर। तो पहले ये ट्राइंगल कंसिडर कर लूँ मैं ए एफ पी से। हमने ये कहा था ये थीटा है, थीटा के सामने की भुजा ये लंब है, तो यहाँ से अगर मैं साइन थीटा लिखूँ तो साइन थीटा हो जाएगा एफ पी अपॉन क्या हो जाएगा, पी ए। एफ पी अपॉन पी ए किसके बराबर था, वाई के बराबर। यानी वहाँ से क्या आ जाएगा, एफ पी इज इक्वल टू वाई साइन थीटा। और एफ पी और कौन सा बराबर है, ई सी, तो वो वैल्यू किसकी हो गई, ई सी की। ये हो गई समीकरण 3। 2 और 3 से वैल्यू पुट कर दूं, समीकरण 1, 2 और 3 से ये वैल्यू पुट करूंगा तो अक्ष डैश क्या बनेगा, ओ ई की जगह तो क्या आ जाएगा, अक्ष कोस थीटा, और ई सी की जगह क्या आ जाएगा, वाई साइन थीटा। एक इक्वेशन तो ये बन गई आपके पास अक्ष डैश। अब कैलकुलेट करते हैं वाई डैश की वैल्यू। वाई डैश की वैल्यू अगर कैलकुलेट करें, देखो वाई डैश आपके पास ये वैल्यू है, ठीक है।
तो वाई डैश की वैल्यू किसके बराबर है, हमने कहा था पी सी के बराबर है, और पी सी किसके बराबर है, ई एफ या एफ ई के बराबर है, यानी वाई डैश। एफ ई को क्या लिख दूं मैं, ए एफ माइनस ई एफ माइनस ई ए, ठीक है। अब अपने को ई ए की वैल्यू चाहिए और ए एफ की वैल्यू चाहिए। ए एफ की वैल्यू आप कैलकुलेट करोगे, यही ट्राइंगल ए एफ ओ से, ये थीटा के सामने की भुजा लंब, ये आधार, तो यहाँ से कोस थीटा लिखूंगा, तो कोस थीटा क्या बनेगा, एफ ए अपॉन क्या बनेगा, पी ए, यानी एफ ए या ए एफ बात एक ही है। पी ए की वैल्यू क्या लिखी थी हमने, वाई, तो एफ ए क्या बन जाएगा, वाई कोस थीटा। इसको समीकरण 5 दे दूं, इसको 6 दे दूं, ठीक है। ए एफ या एफ ए आ गया, ए एफ और एफ ए बराबर ही है, बात एक ही है, ए एफ। अब अपने को वैल्यू चाहिए ई ए की। ई ए की वैल्यू में यही ट्राइंगल काम में ले लेता हूँ दोबारा, ट्राइंगल ओ ए ई से, ई ए चाहिए थीटा के सामने की भुजा ये लंब है, यहाँ से साइन थीटा में लगाऊं, साइन थीटा बन जाएगा ई ए अपॉन क्या बन जाएगा, ओ ए, यानी ई ए अपॉन ओ ए किसके बराबर था, अक्स के बराबर, यानी वहाँ से क्या आ जाएगा, ई ए बराबर आ जाएगा अक्स साइन थीटा। ये हो गया समीकरण 7। समीकरण 5, 6 और 7 से वाई डैश क्या बन जाएगा, ए एफ तो बन गया वाई साइन थीटा, सॉरी वाई कोस थीटा, माइनस बन गया अक्स साइन थीटा, यानी अपने पास इसको मैं इक्वेशन 8 दे दूँ तो 2 इक्वेशन बन गई, अक्स डैश इज इक्वल टू अक्स कोस थीटा प्लस वाई साइन थीटा, और वाई डैश इज इक्वल टू वाई कोस थीटा माइनस अक्स साइन थीटा। अब इन इक्वेशन को मैं दूसरे फॉर्म में अगर मॉडिफाई करूं, जैसे फॉर एग्जांपल इक्वेशन 4 इम्प्लाइज, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, अक्स डैश इज इक्वल टू अक्स कोस, कोस थीटा ये एंगल है अक्स डैश और अक्स के बीच का, तो कोस लिख दूं अक्स डैश ओ अक्स प्लस वाई, इसको लिख दूं मैं, देखो ये एंगल है साइन थीटा, इसको ऐसा लिख दूं मैं, देखो अक्स डैश ओ वाई, ये अक्स डैश है और ये वाई, अक्स डैश और वाई के बीच का एंगल हो गया 90 माइनस थीटा, तो यहाँ रखेंगे कोस 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा। तो ये इक्वेशन इसमें मॉडिफाई हो गई, इसको दे दिया इक्वेशन 9, और इक्वेशन 8 इम्प्लाइज उसको लिख दूं, वाई डैश इज इक्वल टू, वो इक्वेशन है माइनस अक्स साइन थीटा प्लस वाई कोस थीटा, वाई डैश इज इक्वल टू अक्स कोस, इसको ऐसे लिख दूं, देखो मैं वाई डैश ओ अक्स, ये वाई डैश रहा, ये अक्स रहा, एंगल कितना बनेगा, ये 90 प्लस थीटा, तो कोस 90 प्लस थीटा क्या हो जाएगा, माइनस साइन थीटा, तो आ जाएगा माइनस अक्स साइन थीटा, प्लस वाई कोस आ जाएगा वाई डैश ओ वाई, वाई डैश ओ वाई, वाई डैश और वाई के बीच का एंगल हो गया थीटा। तो ये हो गई इक्वेशन नंबर 10। इस प्रकार इक्वेशन 9 और इक्वेशन 10 जो हैं वो किसी निश्चित कोण पर झुके निर्देश तंत्र के लिए रूपांतरण समीकरण है, और इनमें केवल अक्स और वाई 2 ही केस आ रहे हैं। इसका मतलब ये जो केस हो गया, ये हमने जैसे ये कंसिडर कर लूँ कि ये कौन सा केस हो गया, 2D वाला केस हो गया है। द्विविमीय के केस में इसका रूपांतरण इस प्रकार होगा, ठीक है। इसी रूपांतरण को अगर मैं त्रिविमीय केस में कन्वर्ट करूं, सेकंड केस कंसिडर कर लूं, इसी में है वही झुके हुए निर्देश तंत्र के लिए, लेकिन इस दूसरे में अगर इसका 3D केस कंसिडर कर लूं मैं, 3D केस यानी त्रिविमीय स्थिति अगर मान लूं, उसमें क्या कंसिडर करेंगे, एक्स वाई जेड, ये एक निर्देश तंत्र हो गया एस। इसमें ऐसा मानेंगे कि जो निर्देश तंत्र एस डैश हैं उसके संगत अक्ष
तीनों एक्सिस एक्स डैश, वाई डैश और जेड डैश तीनों अपने संगत अक्षों के साथ कितने कोण पर हैं? थीटा कोण पे है। तो ये एस हो गया और ये क्या हो गया? एस डैश। पी के निर्देशांक वही होंगे अक्स वाई जेड और एस डैश में क्या हो जाएंगे? अक्स डैश वाई डैश जेड डैश। अब इसके केस में जब हम रूपांतरण समीकरण लिखेंगे तो रूपांतरण समीकरण इस प्रकार मॉडिफाई हो जाएगी, क्योंकि अब हमने तीनों ले लिए तो अक्स डैश, वाई डैश और जेड डैश तीनों की जो वैल्यू है उसमें तीनों कोऑर्डिनेट आएंगे। अक्स डैश में अक्स डैश का अक्स के साथ एंगल, अक्स डैश का वाई के साथ, और थर्ड होगा जेड कोस अक्स डैश ओ जेड। तो एक इक्वेशन तो बन जाएगी ये। सिमिलरली वाई डैश में अक्स कोऑर्डिनेट में हो गया वाई डैश का अक्स के साथ, वाई डैश का वाई के साथ और प्लस जेड कोस वाई डैश ओ जेड, ये सेकंड बन जाएगी। और सिमिलरली जेड डैश के लिए हम लिखेंगे तो अक्स कोस जेड डैश ओ अक्स प्लस वाई वाई कोस जेड डैश ओ वाई प्लस जेड कोस जेड डैश ओ जेड। ये हो गई इक्वेशन थर्ड। इस प्रकार इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड और थर्ड किसी निश्चित कोण पर झुके हुए निर्देश तंत्रों का त्रिविम रूपांतरण समीकरण है, जो ये रिप्रेजेंट करती है कि अक्स डैश, वाई डैश और जेड डैश को अक्स, वाई और जेड के फॉर्म में किस प्रकार रूपांतरित करें। अब नेक्स्ट क्लास में हम इसी पार्ट को इससे आगे कंटिन्यू करेंगे। वहाँ हम ये चेक करेंगे कि इस 3D केस में अगर वेग और त्वरण के रूपांतरण समीकरण हम ज्ञात करें तो वो किस प्रकार ज्ञात करेंगे। आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे। धन्यवाद।